फ्रेंड्स, मेरा नाम है विश्वजीत चैटर्जी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इंटेलिजिबल फिजिक्स, जिस पे मैं अपलोड करता हूं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड वीडियोस। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पे हायर फिजिक्स या हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो ये चैनल आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं उसका नाम है स्टोक्स थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि स्टोक्स थ्योरम होता क्या है। उसके बाद हम लोग स्टोक्स थ्योरम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम स्टोक्स थ्योरम के बारे में बात करें तो इसका डेफिनेशन है हमारे पास, जो कि आपको स्क्रीन पे भी क्लियरली दिख रहा है। यह कहता है कि दिस थ्योरम स्टेट्स दैट the tangential line integral of a vector function round any closed curve is equal to the normal surface integral of the curl of that function over any enclosed surface which has the curve as its bounding edge। अब इसका मीनिंग क्या है, इसको एक बार समझते हैं। बोला क्या है कि द टेंजेंशियल लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन, टेंजेंशियल लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन, मान लो कि किसी भी वेक्टर फंक्शन का अगर हम लाइन इंटीग्रल लेते हैं राउंड एनी क्लोज्ड का, मतलब कि क्लोज्ड इंटीग्रल के बारे में बात करेंगे, मतलब कि जो लाइन इंटीग्रल होगा वो हमारा क्लोज्ड होगा, इज इक्वल टू द नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल, मतलब कि कोई अगर स्क्वायर है या फिर सर्कल है, उसका जो सरकमफरेंस का जो लाइन इंटीग्रल करेंगे वो उसके एरिया, जो एरिया होगा ना, उसके एरिया के इंटीग्रल का या सरफेस इंटीग्रल के बराबर होगा। मतलब कि लाइन इंटीग्रल को अगर हमको सरफेस इंटीग्रल में बदलना है तो उसके लिए हम लोग स्टोक्स थ्योरम यूज करते हैं। तो इसको और डिटेल में जानने के लिए हम लोगों को एक बार फॉर्मूला देख लेना है। तो अगर हम फॉर्मूला के बारे में बात करें तो जैसे ही यहां पे हमने देखा कि क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ v डॉट dl, मान लो कि जो वेक्टर है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो वेक्टर अगर v वेक्टर है तो v वेक्टर का लाइन इंटीग्रल ले लिए, जो कि आपको स्क्रीन पे क्लियरली दिख रहा है, और इक्वल टू कर्ल ऑफ v वेक्टर डॉट ds। कर्ल ऑफ v वेक्टर डॉट ds किए तो जैसे ही ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि जो लाइन इंटीग्रल है वो सरफेस इंटीग्रल में बदल चुका है। इज इट क्लियर? अब क्या है कि स्टोक्स थ्योरम का काम क्या है? स्टोक्स थ्योरम को हम लोग यूज करते हैं लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में बदलने में, और इसका एप्लीकेशन और न्यूमेरिकल दोनों ही अभी हम लोग देखने वाले हैं। उससे पहले एक और चीज हम रिवाइज करा दे, अगर हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के बारे में बात करें तो वहां पे आपको याद होगा कि हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रल को अगर हम सरफेस इंटीग्रल में बदले तो वहां पे यूज करते हैं क्या, हमारा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है ना। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में बदलना, और स्टोक्स थ्योरम में हम लोग लाइन इंटीग्रल को किसमें बदलते हैं, सरफेस इंटीग्रल में। उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों ही टॉपिक अच्छे से समझ में आया है। अब हम लोग स्टोक्स थ्योरम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल आपके सामने कुछ इस तरह से है, दिख रहा होगा न्यूमेरिकल आपको। और सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है सपोज a वेक्टर इज इक्वल टू 2xz प्लस 3y स्क्वायर जे कैप, मतलब कि आई कैप तो है नहीं, मतलब कि x इक्वल टू 0 होगा, तभी तो हमारा आई कैप नहीं है, प्लस 4yz स्क्वायर के कैप, मतलब कि जे कैप और के कैप के टर्म्स में a वेक्टर दिया हुआ है। चेक स्टोक्स थ्योरम फॉर द स्क्वायर सरफेस शोन इन द फिगर। यहां पे जो स्क्वायर सरफेस है इसके लिए हमको स्टोक्स थ्योरम को चेक करना या फिर स्टोक्स थ्योरम को प्रूव करना है। कहने का मतलब कि अगर हम इसका सरफेस इंटीग्रल निकाले और इसका अगर हम लाइन इंटीग्रल निकाले, अगर सरफेस इंटीग्रल और लाइन इंटीग्रल, यानी कि लाइन इंटीग्रल लेंगे तो क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल होगा, तो क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल अगर हमारा सेम आ गया, इसका मतलब है कि हमारा स्टोक्स थ्योरम वैलिड है इस फिगर के लिए। इज इट क्लियर? उम्मीद करते हैं ये स्टोक्स थ्योरम आपको समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके सॉल्यूशन के बारे में, तो आपको सबसे पहला चीज है स्टोक्स थ्योरम जो भी हम बताए हैं उसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। द लाइन इंटीग्रल, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ एनी वेक्टर इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ दैट वेक्टर इनटू ds या डॉट ds।
क्लियर। इसके बारे में हम लोग बात किए हैं। कर्ल ऑफ दैट वेक्टर मतलब सबसे पहले हम लोग अभी क्या करेंगे ना, अभी हम लोग सबसे पहले इसका सरफेस इंटीग्रल निकालेंगे, उसके बाद फिर लाइन इंटीग्रल निकाल के देखेंगे कि दोनों सेम आ रहा है या नहीं। तो गिवन पार्ट क्या है वो देख लेते हैं। गिवन पार्ट में हमारा जो ए वेक्टर है, जो कि आपको यहां पे स्क्रीन पे भी दिख रहा है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2xz प्लस 3y² जे कैप प्लस 4yz² के कैप, वो हम यहां पे लिख लिए। अब क्या है, इसका हम लोग कर्ल ऑफ ए निकालेंगे। क्यों कर्ल ऑफ ए निकालेंगे? क्योंकि जब हम सरफेस इंटीग्रल करते हैं ना, तो सरफेस इंटीग्रल में हमारा कर्ल ऑफ ए डॉट ds वेक्टर हुआ करता है। ठीक, तो उसके लिए हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा? उस चीज के लिए हमको कर्ल ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले कर्ल ऑफ ए निकालते हैं। अगर हम कर्ल ऑफ ए को लिखें, कैसे सॉल्व करना है, तो हम लोग क्रैमर्स रूल वाले पार्ट में जाएंगे। तो कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, आई जे के टर्म्स में। आई मतलब कर्ल वाले पार्ट में ये डो बाई डो एक्स, डो बाई डो वाई, डो बाई डो जेड। एक्स का वैल्यू 0 था, y का वैल्यू 2xz प्लस 3y² था, और k के जगह पे मतलब कि जो हमारा k वाला कैप था वहां पे क्या था, 4yz²। ये वैल्यू हम लोग लिख लिए। और कर्ल का फॉर्मूला लगाएंगे तो आई कैप के लिए ये वाला पार्ट को गायब करेंगे, इसको गायब करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस करके इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब हम डो बाई डो वाई को इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 4z² आएगा। फिर माइनस करके जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -2z आएगा। तो देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आएगा। उससे पहले यहां पे ds वेक्टर क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। dy और dz इंटू आई कैप। क्यों? क्योंकि हमारा जो एरिया था वो yz प्लेन पे था, x पे तो था नहीं, लेकिन उसका एरिया प्रोजेक्टेड किधर होगा, x के एक्सिस की तरफ। ठीक है ना, तो x yz प्लेन पे हमारा वो एरिया था, स्क्वायर था, और उसका एरिया किधर था, x एक्सिस की तरफ। क्योंकि जो हमारा एरिया होता है वो ऑलवेज नॉर्मल टू द प्लेन होता है। तो प्लेन अगर yz है तो उसका परपेंडिकुलर x एक्सिस होगा। दैट्स वाई हम लोग यहां पे आई कैप लिखे हुए हैं। ठीक है ना, तो एरिया वेक्टर किस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे इसमें तो कोई डाउट नहीं। इसके बाद हम लोग इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए आई कैप कैसे निकाले समझ में आ गया। जे कैप निकालने जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये भी पार्ट 0 हो जाएगा। फिर के कैप के बारे में बात करेंगे तो ये वाला वैल्यू निकालेंगे तो 2z आएगा और ये हमारा 0 हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारा क्या रिजल्ट आता है कर्ल ऑफ ए का। तो कर्ल ऑफ ए के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जैसे ही अभी हम लोग बात किए 4z², इसको अगर हम गायब करेंगे ये दोनों वाले पार्ट को, तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो यहां पे 4z² आएगा, क्योंकि y तो डिफरेंशिएट हो गया ना। तो यहां पे 4z² आ गया, माइनस करके 2x आएगा। माइनस करने के बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डो बाई डो जेड ऑफ दिस पार्ट, तो ये 0 हो जाएगा, और यहां पे z डिफरेंशिएट होगा तो 2x, दैट्स वाई 2x। तो ये आई कैप का रिजल्ट आ गया। जे कैप तो 0 हो जाएगा, क्योंकि इसको जब हम देखेंगे तो यहां पे x का टर्म नहीं है, तो ये डिफरेंशिएट करेगा तो 0 होगा, और 0 का डिफरेंशिएशन तो 0 ही होता है, इसीलिए जे का टर्म यहां पे नहीं है। के के टर्म के बारे में बात करेंगे तो इसको और इसको गायब करते हैं। इसको गायब करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो x से डिफरेंशिएट करेंगे 2z, देखो 2z आया है, और ये वाला पार्ट तो गायब हो जाएगा, माइनस करके 0 ही होगा, तो ये टर्म हमारा ठीक है। ऑलरेडी हम लोग इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, कर्ल ऑफ ए के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो कर्ल ऑफ ए तो हमारा निकल चुका है, और हमारे पास ऑलरेडी ds वेक्टर भी पता है। तो चलो ना, क्यों ना हम लोग सरफेस इंटीग्रल निकाल लेते हैं, जो कि हम लोग आगे जाके स्टोक्स थ्योरम में यूज भी करेंगे। तो जैसे ही हम लोग बात करते हैं, यहां पे हमारा x इक्वल टू 0 है इस सरफेस के लिए, तो अगर x इक्वल टू 0 तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है कि ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा हमारा 0, तो 4z² ही बचेगा। तो जब हम इसका कर्ल ऑफ ए डॉट ds करते हैं तो यहां पे आई के साथ ही डॉट प्रोडक्ट जाएगा, के साथ तो नहीं होगा। तो इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा 4z² dy dz होगा, और 2x का वैल्यू क्या है यहां पे 0 है, तो ये वाला पार्ट गायब हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलो देखते हैं इसको किस तरह से लिखा जा सकता है। तो जब हम यहां कर्ल ऑफ ए डॉट ds लिखते हैं तो वो इस तरह से आता है, क्योंकि इसका जो आई कैप है और इसका आई कैप है डॉट प्रोडक्ट हुआ, इसके साथ नहीं हो पाया, ठीक है। तो यहां पे dy dz आ गया है, और x का वैल्यू 0 था, इसलिए 2x 0 हो गया है। क्यों? क्योंकि हमारा x का वैल्यू हमको क्वेश्चन में ही गिवन था कि वो 0 है। यहां पे दिख भी रहा है कि हमारा x का टर्म क्या था, ए वेक्टर में 0 था।
तो ये उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो, क्योंकि जो हमारा एरिया था वो ऑलरेडी वाईजेड प्लेन पे था ना, तो एक्स का वैल्यू तो ऐसे ही 0 है। बात समझ रहे हैं? तो अब क्या है कि इसको इंटीग्रेट करेंगे, बहुत सिंपल है इसको इंटीग्रेट करना। यहां पे z वाले टर्म को एक तरफ रख लेंगे, dy को इंटीग्रेट करेंगे, तो नेक्स्ट टर्म देखिए कुछ इस तरह से है, 4z² dz लिखते हैं और y को dy को डिफरेंस इंटीग्रेट करते हैं, तो 0 से 1 तक इंटीग्रेट करेंगे, रिजल्ट 1 आना है, एज इट इज हमको पता है। तो फिर हम लोग 4 को बाहर निकाल के z² dz लिख के 1 - 0 लिख दिए। अब z² dz को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो उसका रिजल्ट पता है क्या आएगा? उसका रिजल्ट आएगा z³ और लिमिट होगा 0 से 1 तक, तो फाइनल रिजल्ट 1/3 आएगा। तो फाइनल रिजल्ट जो होगा हमारा वो 4/3 आ जाना है। क्लियर? क्योंकि यहां पे 1 पुट करोगे, यहां पे 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब 1 होता है, 0 का क्यूब 0 होगा, तो 1 का क्यूब 1/3, तो यहां पे 4/3 इंटू 1/3, रिजल्ट सामने है। ये निकला क्या हमारा? ये निकला सरफेस इंटीग्रल। अब हमको निकालना है क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल। क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल निकालने के लिए कुछ सेंटेंस लिखते हैं। वो सेंटेंस क्या है? नाउ फॉर लाइन इंटीग्रल वी मस्ट ब्रेक दीज अप इनटू 4 सेगमेंट। वो जो स्क्वायर था ना उसको 4 सेगमेंट में तोड़ लेंगे। ठीक है, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3, सेगमेंट 4। चलो ना यहां पे फिगर में देख लेते हैं ना। फिगर क्या बताता है? ये जो स्क्वायर है इसको 4 सेगमेंट में तोड़ा गया, पहला सेगमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा। एक बार इस फिगर को ध्यान से देख लो, आगे दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक ना? तो जब हम यहां से यहां तक के बारे में बात करते हैं तो y के बारे में बात करेंगे, तो x तो ऑलरेडी 0 है यहां पे, और साथ ही साथ z भी तो 0 है यहां पे, है ना? यहां पे x भी 0 है और z भी 0 है। क्लियरली दिख रहा है ना? लेकिन y कहां से कहां तक इंटीग्रेट होगा? 0 से 1 तक होगा इंटीग्रेट। ठीक है ना? तो यहां पे इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे उसको एक बार देखते हैं। ये फिगर हम लोग फिर से यहां पे भी ड्रॉ कर लिए, पहला पार्ट, मतलब कि 1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। ठीक ना? तो x भी 0 है, z भी 0 है, ये हम लोग अभी भी बात किए हैं। y 0 से 1 तक इंटीग्रेट होगा, तो जब हम y को इंटीग्रेट करेंगे, मतलब a.dl के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो एक चीज आपको पता होगा, a का वैल्यू तो आपको क्लियरली पता होगा। तो जब हम a का वैल्यू को यहां पे पुट करेंगे तो यहां पे 3y² आ जाएगा। ठीक है, 3y² आएगा और dy आ जाएगा, जो कि हमारा फाइनल रिजल्ट भी है। ठीक ना? यहां पे सॉल्व करने के बाद इक्वेशन से पुट कर, आपका जो a वेक्टर का वैल्यू था वहां से यहां पे वैल्यू पुट करने के बाद ये रिजल्ट हमारे पास आने वाला है। ठीक है ना? dl के जगह पे dy क्यों लिए? क्योंकि y एक्सिस की बात हो रहा है, 1 में क्या हमारा सिर्फ y है, और वो इंटीग्रेट कहां से कहां तक होगा? 0 से 1 तक। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, क्योंकि y² का जो इंटीग्रेशन होता है y³ 3 और ये मिला जुला करके 3 इंटू 1/3 होगा, और ये फाइनल आंसर हमारा 1 आ जाएगा। मतलब कि जो हमारा 4 सेगमेंट में से जो एक सेगमेंट है, सेगमेंट नंबर 1, उसका आंसर आया है 1, इसका रिजल्ट क्या आया है? 1। ये ध्यान में रखिएगा। अब हम सेकंड सेगमेंट इसके बारे में बात करते हैं। जब हम सेकंड सेगमेंट के बारे में बात करेंगे तो यहां पे x तो 0 है ही, x तो हर एक केस में 0 है। ठीक ना? इस फिगर के लिए x हर एक जगह पे 0 है, लेकिन यहां पे y क्या है? y ऑलरेडी 1 है, 1 से यहां पे स्टार्ट हुआ है, तो यहां पे 1 y = 1 लिख दिए। उसके बाद जब हम a.dl के बारे में बात करेंगे तो इसका रिजल्ट होगा 4z² dz। क्यों? क्योंकि जब आप a वेक्टर को देखेंगे तो वहां पे y का वैल्यू को हम क्या लिख दिए हैं? 1 लिख दिए हैं। y का वैल्यू को हम 1 लिखे हैं और x को 0 लिखे हैं, तो हमारा फाइनल रिजल्ट हमारे सामने है। अब क्या है? इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, और कहां से कहां तक? 0 से 1 तक। z को ही कहां से कहां तक? z कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? देखो z जो यहां है 0 से 1 तक वेरी कर रहा है, बाकी y का वैल्यू 1 है यहां पे, ये तो क्लियरली दिख रहा है। अब यहां पे इंटीग्रेट करने के बाद जो रिजल्ट हमारे सामने है वो कुछ इस तरह से है कि a.dl 0 से 1 तक का रिजल्ट हमारा कुछ ऐसा है। तो 4z² dz इक्वल टू जो होगा ये 4/3 के बराबर होगा, ध्यान से देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि वही रिजल्ट आ गया ना, z³ आ गया या 4/3 आ गया, तो दूसरा सेगमेंट का जो रिजल्ट आया वो हमारा 4/3 आया। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा सेगमेंट नंबर 3। तो चलिए सेगमेंट नंबर 3 के बारे में जब हम बात करें तो सेगमेंट 3 में क्या होगा? हमारा x0 z1, यहां पे z1 तक पहुंच चुके हैं हम लोग। ठीक ना? x0 z1, तो a.dl के बारे में बात करेंगे तो उसका जो रिजल्ट होगा वो हमारा 3y² dy हो जाएगा, फिर से वही चीज। लेकिन अब जो इंटीग्रेट होगा वो कहां से कहां तक इंटीग्रेट होगा? यहां से अगर इधर जा रहे हैं
तो ये हमारा 1 से 0 तक इंटीग्रेट होने वाला, उल्टा इंटीग्रेशन होगा, 1 से 0 तक इंटीग्रेट होगा। तो चलिए देखते हैं इसका इंटीग्रेशन के बारे में बात करते हैं, डॉट डीएल के बारे में। तो इसका जो रिजल्ट होगा ना वो हमारा 1 से 0 तक होगा, और इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो हमारा -1 होगा, क्योंकि यही सेम चीज सेगमेंट 1 में था, जहां 0 से 1 तक इंटीग्रेट किए थे, वही लिमिट बदल गया तो 1 से 0 हो गया। ठीक, अब 1 से 0 हुआ तो रिजल्ट -1 आया सेगमेंट 3 के लिए। अब सेगमेंट 4 की बात करते हैं। सेगमेंट 4 बहुत इंटरेस्टिंग है। सेगमेंट 4 में जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं ना, तो सेगमेंट 4 कहता है कि वहां x भी 0 है, y भी 0 है। x और y दोनों ही क्या है हमारा 0, और x y दोनों 0 होने के कारण हमारा जो a वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर है वो भी 0 हो गया। बात समझे, वो क्या हो गया हमारा 0 हो गया। जब a डॉट डीएल 0 हो गया तो उसका इंटीग्रेशन भी 0 हो जाएगा, मतलब फोर्थ सेगमेंट ऑलरेडी इसका रिजल्ट क्या हमारा 0 है। अब चारों सेगमेंट को अगर हम ऐड करें तो एक क्लोज्ड पाथ बनता है। चारों सेगमेंट को ऐड करने पे देखो, इसको चारों को अगर हम ऐड करेंगे सेपरेटली जो था निकाले, वो चारों को ऐड कर देंगे, क्लोज पाथ बनेगा। तो क्या हम इस पूरे पाथ को कंटिन्यूएशन में लेंगे तो इसको क्लोज इंटीग्रल नहीं बोल सकते हैं क्या? तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डीएल कह सकते हैं ना। तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डीएल इज इक्वल टू जो रिजल्ट आएगा वो सेगमेंट नंबर 1 + 2 + 3 + 4। 1 का क्या था 1, 2 का क्या था 4/3, 3 का -1, 4 का 0। देखो सबको हम लगातार क्या कर दिए, ऐड कर दिए। दिखा ना, 1 4/3 -1 0, रिजल्ट क्या आया 4/3। याद होगा सरफेस इंटीग्रल जब निकाले तो भी 4/3, लाइन इंटीग्रल निकाले तो भी क्या है हमारा 4/3। इसका मतलब कि हमारा वेरीफाइड है क्या, स्टोक्स थ्योरम। क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करते हैं ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये सवाल समझ में आया स्टोक्स थ्योरम का, तो एक और सवाल देखते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा यहां पे देखो, ये बात हम लोग बोले ही हैं अभी जो हमारा ऑलरेडी इक्वल हो गया है, जिसको हम लोग वेरीफाइड भी बोलेंगे। हमारा वेरीफाई हो चुका है, क्या वेरीफाई हो चुका है, स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, अगला सवाल है यूज स्टोक्स थ्योरम टू इवेल्युएट जो हमारा सरफेस इंटीग्रल है। सरफेस इंटीग्रल इवेल्युएट करना है जी, निकालना है। वेयर एफ का वैल्यू गिवन है, देखो y i कैप प्लस x माइनस 2xz j कैप माइनस xy k कैप एंड s इज द सरफेस ऑफ स्फीयर। स्फीयर के बारे में बात किया है जो कि x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर है अबव द xy प्लेन के ऊपर है। ठीक, अब बात यहां पे यह है कि अगर ये स्फीयर है तो इसको अगर हम 2 डायमेंशन से देखेंगे तो क्या दिखेगा, सर्कल दिखेगा। क्या दिखेगा, सर्कल दिखेगा ना। अगर हम एक स्फीयर को 2 डायमेंशन से देखेंगे तो क्या दिखेगा, सर्कल दिखेगा। अब इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे अभी हम लोग, ठीक है ना। तो इसको अगर हमको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने से पहले कुछ चीजें हम लोग समझ लेते हैं कि है क्या। द बाउंड्री सी ऑफ द सरफेस एस इज द सर्कल। यस, बाउंड्री सी ऑफ द सरफेस एस इज द सर्कल। मतलब कि अगर z इक्वल टू 0 हुआ तो xy प्लेन पे z का वैल्यू अगर हम 0 ले ले तो xy प्लेन पे हमको क्या दिखेगा, एक सर्कल दिखेगा। अबव द हमारा क्या बोला है, xy प्लेन है, तो अबव द xy प्लेन है तो z को 0 कर देंगे तो ऑलरेडी हमारा वो किस पे आ गया, वो xy प्लेन पे आ गया। xy प्लेन पे हमारा क्या बन गया, सर्कल बन गया। तो जिसका सरफेस हम लोग s लेते थे उसका बाउंड्री हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ना। इसका बाउंड्री सी हो जाएगा, लेकिन वो किसका हो जाएगा, एक सर्कल का हो जाएगा। किस कंडीशन पे, z इक्वल टू 0 पे। ये ध्यान रखना है, z इक्वल टू 0 पे हमारा जो स्फीयर है वो किसके जैसा दिखेगा, वो एक सर्कल का जैसा दिखेगा। अगली बात है कि यहां पे हम लोग सपोज कर लिए हैं x इक्वल टू a cos t और y इक्वल टू a sin t, जहां पे 0 से लेकर के 2 पाई तक t वेरी कर रहा है। अब ये क्या है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात है कि यहां पे a को हम लोग इस तरह से क्यों लिए। अब अभी xy प्लेन पे हम लोग देखें कि एक सर्कल है, xy प्लेन पे क्या हमारा सर्कल है। इस चीज को आप इमेजिन भी कर सकते हो, ठीक है ना। इस चीज को आप इमेजिन भी कर सकते हो कि xy प्लेन पे क्या हमारा एक सर्कल है, और सर्कल हमारा पोलर फॉर्म में लिखेंगे। अगर मान लो कि हमारा सर्कल अगर बनाना है तो ओरिजिन सेंटर पे क्या है हमारा, ओरिजिन कहां पे है, सेंटर पे, ठीक ना। ओरिजिन ऑफ द एक्सवाई प्लेन कहां है, सेंटर पे, सेंटर ऑफ द सर्कल पे। तो वहां से रेडियस ड्रॉ किए जिसका वैल्यू था a, और जो एंगल ड्रॉ किए वो एंगल है t, जो कि x एक्सिस से लिया गया है।
तो एक्स एक्सिस से अगर एंगल टी लिया जाएगा तो एक्स एक्सिस ए कॉस टी हो जाएगा। ये हमको पता है। क्यों पता है, कैसे पता है? इसलिए पता है क्योंकि हमको किसी भी चीज का जो हमारा वैल्यू है उसका कंपोनेंट तोड़ने आता है, ठीक ना। कंपोनेंट तोड़ करके हम लोग यहां पे ए कॉस टी और वाई इक्वल टू ए साइन टी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो यहां पे हम शॉर्ट में बना देते हैं कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह से है जो कि आपको यहां पे दिख रहा है, और ये अगर हमारे पास इस तरह से सर्कल है और ये दिख रहा है, तो ये अगर टी है, ठीक है ना, तो ये एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस अगर आपको दिख रहा है, तो ये वाला जो वैल्यू होगा, ये वैल्यू, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू, अच्छा इसका रेडियस ए है, ठीक ना, तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू ए कॉस टी, और वाई एक्सिस का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारा ए साइन टी। वही वैल्यू तो हम लोग यहां पे लिखे हैं ना, जो कि आपको यहां पे और यहां पे दिख रहा है। सही है, सर नो क्लियर ना। यही चीज समझाने के लिए हम आपको यहां पे लिख दिए ताकि किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक ना। एक्स और वाई का वैल्यू हमारे सामने क्लियर है। अब क्या, आर पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सी, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सी, जो अभी हम लोग इक्वेशन सी निकाले ना, बाउंड्री सी, उसी का पैरामेट्रिक इक्वेशन है, ठीक। पैरामेट्रिक फॉर्म क्यों? क्योंकि एक्स और वाई को एक दूसरे वेरिएबल में हम लोग कन्वर्ट किए हैं, ठीक है। अब आगे जैसे ही हम लोग बात करेंगे स्टोक्स थ्योरम के बारे में बात करेंगे, तो हमारे पास क्या है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ एफ डॉट एन कैप इक्वल टू डी एस इक्वल टू एफ डॉट डी आर। हमको एफ डॉट डी आर निकालना है। अब हमको एफ का कर्ल नहीं निकालना है, ठीक ना। एफ का कर्ल निकाल करके चीजों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, क्योंकि कर्ल ऑफ एफ निकालोगे, फिर डीएस है, डीएस डीएक्स इंटू डीवाई आएगा, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे, मतलब बहुत बड़ा, मतलब डबल इंटीग्रल करेंगे, डबल इंटीग्रल बहुत बड़ा होगा। फिर ताकि हम उसको कन्वर्ट कर लिए, किसमें, दिमाग है ना हमारे पास, दिमाग लगाएंगे, डबल इंटीग्रल को सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे, स्टोक थ्योरम को सरफेस को बदल देंगे किसमें, लाइन में, और लाइन में बदल के एफ डॉट डी आर, और डी आर का वैल्यू हमको पता है, डी एक्स वाई कैप प्लस डी वाई जे कैप एंड डी जेड के कैप। अब एफ का भी वैल्यू पता है, वैल्यूज पुट करेंगे, देखो वैल्यूज पुट किए और डॉट प्रोडक्ट कर दिए, और डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, आई कैप को आई कैप से डॉट प्रोडक्ट किए, जे को जे के साथ और के को के साथ। क्लियर, ये हमारा रिजल्ट आया। इसके बाद हमको पता है कि z का वैल्यू तो 0 है, तो dz भी 0 होगा। तो dz को अगर हम 0, ये वाला वैल्यू 0, ठीक है, और z यहां से 0, मतलब x dy आएगा और y dx बचेगा, बाकी सब वैल्यू 0। बोलो है ना, z 0 है तो dz 0, तो ये वाला टर्म गायब होगा, ये टर्म गायब, ये वाला सिंगल टर्म गायब, तो x dy बचेगा, y dx बचेगा। तो फाइनल यहां पे जो हमारे पास आ रहा है, यहां पे जो सरफेस C है, जो सर्कल था, y dx प्लस x dy। अब क्या करते हैं, y dx और x dy का जो वैल्यू है, y को जो हम लोग अभी एज्यूम किए थे a sin t, उसको यहां पे पुट कर देते हैं, और वहां से dx भी निकाल लेंगे, क्योंकि dx हमारा a cos t था, तो उसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे t से, तो उसका क्या रिजल्ट आएगा वो आपको दिख जाएगा, ठीक ना। cos था, x cos t था, तो वहां पे माइनस a sin t आ जाएगा इंटू dt, और x क्या था, cos t, तो यहां पे क्या आ जाएगा, dy हमारा क्या आ जाएगा, a cos t, क्योंकि y का वैल्यू क्या था, a sin t, डिफरेंशिएट करने पे ये रिजल्ट आएगा। अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से 2 पाई तक, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा हमारा, 0। तो स्टोक्स थ्योरम से जो सरफेस इंटीग्रल का जो वैल्यू निकाले हैं हम लोग, ठीक ना, तो सरफेस इंटीग्रल का वैल्यू क्या आया हमारा, 0 आया है। तो जो वैल्यू निकाले वो वैल्यू क्या है हमारा, 0 है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हमारा होगा ग्रीन्स थ्योरम के बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।